हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड के साइंस एग्जाम में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर्ड ड्यूरिंग ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं आता है। पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वही सेट क्रोमोसोम का ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एक्सेट्रा। क्लियर? हाँ, इस सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान ये चेंज हो सकता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन दौरान ऑर्गेनिस्ट को अपने क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर करने की जरूरत होती है। एंड हाउ इज इट रिस्टोर्ड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होता है एंड दिस प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है कि वन सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल, ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड meiosis. What is meiosis? Meiosis is a type of cell division in which the cell divide to form 4 daughter cells, each having half number of the chromosomes. इसलिए गैमेट्स बनते समय गैमेट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाता है। मीन्स दीज सेल्स बिकम हैप्लॉइड। इस तरह के सेल्स जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, यानी which have single set of chromosomes are called haploid, and the cells which have double sets of chromosomes are called diploid. इसको हम बोल देते हैं डिप्लॉइड। तो ऐसी सेल्स जिनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। ओके, ऑल द बॉडी सेल्स आर डिप्लॉइड। और जिनमें नंबर ऑफ सेट हाफ होते हैं यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम उनको बोलते हैं हैप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई आर गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड क्यों होते हैं? क्यों? बिकॉज गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis, in which the cell divide to form 4 daughter cell, each having half number of the chromosomes. So during meiosis the number of chromosomes get halved, and this is the reason that gametes are always haploid. Clear? अब दो तरह के गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड egg cells. Okay, both are having half of number of the chromosomes, and during fertilization means fusion of male and female gametes to form zygote. This process is called fertilization. So during fertilization, when these gametes are fused, okay, the number of chromosomes get doubled to restore the original number of chromosomes. यानी fertilization के समय जब ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो इनमें डबलिंग होता है क्रोमोसोम का, जिससे वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मदर सेल में था वही रिस्टोर होकर आ जाता है। In this way, the number of chromosomes are restored during sexual reproduction. Okay, बच्चों? तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, explain different pathways of breaking down of glucose with the help of flow chart. यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन हो रहे के डिफरेंट पाथवे को फ्लो चार्ट के द्वारा शो कीजिए और इसको एक्सप्लेन कीजिए। बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज हम लेते हैं, ओके, फर्स्ट इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म पायरुवेट ग्लूकोज। द ग्लूकोज
1 molecule of glucose break down to form 2 moles of pyruvate, and this process is called glycolysis that take place in the cytoplasm of the cell. ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है जो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन स्टेज बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेज बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच की जो कॉमन स्टेज है वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस. एंड द इंटरमीडिएट कंपाउंड इज पाइरुवेट. ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, C6H12O6, है ना. एंड पाइरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, और इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर पाइरुवेट के बनते हैं, प्लस 2 ATP इज फॉर्म्ड. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. अब इसके बाद आफ्टर दिस द फेट ऑफ दिस पाइरुवेट विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. अभी डिपेंड करेगा कि इसको ऑक्सीजन मिलेगी तब क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब क्या होगा. फर्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, हमारी बॉडी की सभी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. ओके, एज यू नो दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन दिस पाइरुवेट विच ब्रेक डाउन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 ATP. 36 ATP. Total ATP during aerobic respiration will be 36 plus 2, that is 38 ATP. That is equal to 686 kilocalorie energy. Okay, बच्चों, aerobic respiration. So in the presence of oxygen, it will undergo aerobic respiration and it take place in all the cells of the body. In the presence of oxygen, and during this process, the pyruvate will break down to form carbon dioxide, water, and 36 ATP molecules. Okay. Second, if it doesn't get the oxygen, that is no oxygen, and this process is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration. So simple, the respiration taken place in the presence of oxygen is called aerobic respiration that take place in all the cells of the body. And during aerobic respiration, 1 glucose molecule break down to produce carbon dioxide, water, and 38 ATP. Okay. And now anaerobic respiration, there are 2 ways. Anaerobic respiration take place in our muscle cells during emergency only, not in general condition. In general condition, our muscle cells undergo aerobic respiration. जनरल कंडीशन में, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो मेरे मसल्स में जो वर्क कर रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. लेकिन जब कभी हमको कोई इमरजेंसी पड़ रही है, हमको तेजी से भागना पड़ जाए, है ना, इन दैट केस हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, क्योंकि हमें बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए. और ज्यादा एनर्जी के लिए क्या होगा, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ब्लड की भी एक लिमिट है. दैट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन आल्सो गेट फास्टर. ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो एक लिमिट में ही हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन दे सकता है. अब उससे भी ज्यादा अगर ऑक्सीजन चाहिए, उस केस में क्या होता है कि आवर मसल सेल्स स्टार्ट टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लूकोज को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती हैं, और क्या बनाती है बच्चों, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP ओनली. लैक्टिक एसिड और एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इस तरह से मसल सेल्स को उस समय एनर्जी मिल जाती है एटीपी फॉर्म में. लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इमरजेंसी में जब आपको ज्यादा तेज दौड़ना पड़े तो आप क्या करते हैं, वी गेट टायर्ड, है ना, हम लोग थक जाते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है. उसका रीजन क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड बनता है, इट इज डिपॉजिटेड ऑन द मसल्स. ये भी एक क्वेश्चन आता है कि
व्हाई डू आवर मसल्स गेट क्रैम्प? इसका रीजन इट आवर मसल्स गेट क्रैम्प ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स क्रैम्प हो जाती है और हमको थकान महसूस हो जाती है। अब अगर हम अपने पैरों में कुछ मूव या कुछ ऐसा लगाते हैं, या हमने पैरों को हम थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालते हैं, सॉल्टी वाटर में, वी गेट रिलैक्स, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है जो लगभग सॉलिड की फॉर्म में होता है, वो डिजोल्व होकर नीचे चला जाता है एंड आवर मसल्स गेट फ्री एंड फ्लेक्सिबल एंड वी गेट रिलैक्स। क्लियर? नाउ सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा ये याद रखिए, ये केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही होता है। ओके, सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द ईस्ट। व्हाट इज द ईस्ट? ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस, ओके, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खमीर। एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ये। क्या करता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लूकोज को ब्रेक करके इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसी की वजह से इसका बड़ा यूज है। क्या यूज है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एथाइल अल्कोहल इट इज यूज्ड इन डिस्लरी टू मेक द वाइन, विस्लरी वाइन, है ना, विस्की एक्सेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन के कारण ये हमारे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपको पता चला कि ग्लूकोज क्या ब्रेकडाउन का फ्लो चार्ट क्या होता है, हाउ टू एक्सप्लेन इट, ओके, व्हाई डू आवर मसल सेल्स गेट क्रैम्प, what happens during aerobic respiration, what happens in our muscles, what happens in the east. Okay, so now bachcho third question is write 3 characteristics that must be there in a typical respiratory organ. देखिए बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, चाहे वो फिश के गिल्स हो, है ना, हमारे लंग्स हो, ओके, सभी में जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गिल्स है या लंग्स है ना, इन सभी में ये 3 फीचर्स जरूर होते हैं। पहला, लार्ज सरफेस एरिया। ए टिपिकल रेस्पिरेटरी ऑर्गन मस्ट हैव ए लार्ज सरफेस एरिया। अब हमारी बॉडी में कैसे कि लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होते हैं बच्चों, तो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया for the absorption of oxygen. Okay, so they must have large surface area to absorb more and more oxygen. First point, right? Second, rich blood supply. They should have rich blood supply. अब blood supply की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि यहां पर जो भी ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई में आ रही है, हाँ, this oxygen will be mixed there in the blood vessels. हमारे एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई में जो एयर आ रही, दैट इज द फ्रेश एयर, दैट इज हैविंग 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। मींस जो एल्वियोलाई में जो एयर आ रही है वो फ्रेश है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन जो ब्लड हमारी बॉडी में आ रहा है पूरी बॉडी से, है ना, उसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, या अगर ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगी तो हमारी एल्वियोलाई की जो एयर है उसकी ऑक्सीजन इसमें ब्लड में आ जाएगी और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई की एयर में चली जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। ये भी क्वेश्चन आता है जल्दी, व्हाट इज गैसेस एक्सचेंज? तो गैसेस एक्सचेंज इज द प्रोसेस इन विच द exchange of the gases like oxygen and carbon dioxide take place between the alveoli of the lungs and blood vessels. क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन भी यहां का हो गया। दिस इज गैसेस एक्सचेंज। तो इसलिए यहां पर इनका ब्लड सप्लाई ज्यादा होना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो सके। क्लियर?
Next is the respiratory organ must have thin wall. This should be thin walled. Thin walled होना चाहिए. Thin wall होंगे तभी तो ये एक्सचेंज होगा. अगर थिक वॉल्ड होंगे तो इनमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा. तो ए टिपिकल रेस्पिरेटरी ऑर्गन मस्ट हैव थ्री फीचर्स. नंबर वन, large. They should have large surface area. Second, they should have rich blood supply. And third, they should be thin walled. Okay.